हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन में लेसन 5वां स्टेट ऑफ मैटर 5वां चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व किया गया था। आज लेक्चर दूसरे में 5वां क्वेश्चन से देखेंगे। जैसे क्वेश्चन करा 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक गैस का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 ग्राम आदर्श गैस 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 ग्राम आदर्श गैस का दाब 2 बार है। जब समान ताप व दाब पर इसमें 2 ग्राम आदर्श गैस और मिला दिया जाता है तो मिश्रण का कुल दाब 3 बार हो जाता है। तो इन गैसों के अणुभार में संबंध बताइए। तो देखो, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। माना अगर सॉल्व इसको हम करते हैं तो कहेंगे माना आदर्श गैस A तथा B के आणविक द्रव्यमान इतना है। माना मिश्रण है, माना A तथा B के मिश्रण है, 2 आदर्श गैस है। मिश्रण का आणविक द्रव्यमान A का द्रव्यमान m व B का द्रव्यमान mb है। और शुरू में गैस पहला गैस है तो A तथा B का द्रव्यमान इतना है जब केवल आदर्श गैस A उपस्थित है। जब केवल आदर्श गैस A उपस्थित है, तो जब केवल आदर्श गैस A उपस्थित है तो उस स्थिति में ये आपका हो गया। अब यहाँ पर शुरू में अगर हम सॉल्व करें तो PV = आदर्श गैस समीकरण से तो आदर्श गैस समीकरण होता है PV = nRT। अब भार के पदों में W/m/RT। और आदर्श गैस का दाब, पहले गैस का दाब 2 बार है, तो आदर्श गैस का दाब 2 बार है। तो अब यहाँ पर पहला दाब का मान भर दें, यानी पहले गैस का दाब भर दें। तो पहले गैस का यहाँ पर दाब भरेंगे, कितना बार है? 2 बार है। तो P का मान 2 बार है। आयतन नहीं दिया है तो आयतन आपका केवल कितना रह जाएगा? 2V हो जाएगा। तो 2V हो जाएगा। अब भार कितना ग्राम है? पहले आदर्श गैस का भार 1 ग्राम है, तो W का मान 1 ग्राम। और इसका अणुभार, तो A का आणविक द्रव्यमान कितना है? ma है। इंटू कितना हो जाएगा? RT। तो इंटू यहाँ पर RT हो जाएगा। तो RT हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, जब A में दूसरे आदर्श गैस के 2 ग्राम मिलाते हैं तो मिश्रण का कुल दाब निकालना है। तो उस स्थिति में मिश्रण के कुल मोलों की संख्या निकालेंगे। तो कुल मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जब यानी दोनों गैसों को मिलाने पर मोलों की कुल संख्या, यानी A और B को मिलाने पर दोनों गैस A और B को गैस को मिलाने पर मोल की कुल संख्या, तो मोल की कुल संख्या n बराबर क्या हो जाएगा बाबू? पहले गैस का भार बटा अणुभार m, दूसरे गैस का भार बटा अणुभार mb। तो पहले गैस का भार W का मान कितना ग्राम है? 1 ग्राम। तो W के जगह पर 1, और दूसरे गैस का भार कितना ग्राम है? 2 ग्राम। तो W का मान 2। अब फिर से आदर्श गैस समीकरण से,
तो आदर्श गैस समीकरण फिर से यहाँ पर हम लगा देंगे। तो जब मिला देते हैं मिश्रण, तो मिश्रण का कुल दाब कितना बार हो जाता है? 3 बार। तो अब आदर्श गैस समीकरण इसमें फिर से मिश्रण का भरेंगे, तो P का मान यहाँ पर 3 बार, तो यहाँ पर 3 बार 3B, और इसके जगह पर मिश्रण के कुल मोलों की संख्या के जगह पर यह भरेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/MA प्लस 2/MB, और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर? RT। तो इंटू यहाँ पर आपका हो गया RT। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 2 में इस 1 से भाग दे दिया गया, तो लिखेंगे समीकरण 2 भागा समीकरण 1। समीकरण 2 का बायां पक्ष, 2 का बायां पक्ष कितना है? 3B, और भागा समीकरण 1 का बायां पक्ष 2B है। अब बराबर समीकरण 2 का दायां पक्ष यहाँ पर है 1/MA प्लस 2/MB और RT, अब बटा समीकरण 1 का दायां पक्ष, तो 1/MA और यहाँ पर इंटू RT, RT से RT कैंसिल हो गया। यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, ये भी से भी कट गया, तो 3/2। अब बराबर देखो एलसीएम अगर हम ले लें तो एलसीएम हो जाएगा MA इंटू MB, तो MA से MA कट जाएगा, तो क्या बचेगा? MB का गुणा 1 में कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा MB, अब प्लस MB से MB कट जाएगा, क्या बचेगा? MA का गुणा 1 में कर दो, तो कितना हो जाएगा? 2MA। अब बटा कितना हो जाएगा? 1/MA। तो यहाँ MA से MA क्या हो गया? खारिज हो गया, कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ लिख ले रहा है, तो यहाँ देखो यहाँ पर 3/2 है, तो 3/2। अब बराबर यहाँ देखो MB प्लस 2MA, अब बटा MB, तो ये MB इसमें भी भाग है और इसमें भी भाग है, तो MB से MB क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कितना बचा? 1, यानी MB बटा MB। यहाँ पर हम एक बार लिख दे रहे हैं MB बटा MB, अब प्लस यहाँ पर है 2MA बटा MB, तो 2MA अब बटा MB। तो देखो ये कट जाएगा तो कितना हो गया यहाँ पर? 1, तो कट गया, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो इतना हो गया। हमको इसी का अनुपात चाहिए। अब इस 1 को इधर पक्षांतर कर दो, तो हो जाएगा 2MA बटा 2MB, 2MB बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3/2 - 1। अगर इसका एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा? 3 - 2 तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना? 2MA आप बटा MB बराबर 1/2। तो ये गुणा कर दें तो MB, यहाँ पर MB बराबर, तो ये गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? 4MA या MA बटा MB, इसका इसमें भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा? MA बटा MB, यानी MA बटा MB, इनका अनुपात बताना है। तो MA बटा MB बराबर MB इसका, तो ये MA हो जाएगा। तो MA बटा MB बराबर कितना हो जाएगा? 1/4, या MA संबंधे MB बराबर, MA का मान 1 है, संबंधे MB का मान 4 है, तो 1 संबंधे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर करा इन गैसों के अणुभारों में संबंध स्थापित किया, अर्थात गैसीय मिश्रण में A तथा B है
और जिसका आणविक द्रव्यमान MA मान लिया है, और जब आदर्श गैस A उपस्थित है तो उस स्थिति में आदर्श गैस समीकरण से शुरू में 1 ग्राम है, लास्ट में भार 2 ग्राम है। इसको सॉल्व करने पर इन गैसों के अणु भार में अनुपात हो जाएगा MA संबंधे MB बराबर 1 संबंधे 4 हो जाएगा। तो ये अणु भार का क्या हो गया, अनुपात हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट ऑफ मैटर के NCERT क्वेश्चन का छठवां क्वेश्चन करा है। नाली साफ करने वाले ड्रेनेक्स में नाली साफ करने वाले ड्रेनेक्स में नाली साफ करने वाले ड्रेनेक्स में सूक्ष्म मात्रा में एल्युमिनियम होता है। ड्रेनेक्स में सूक्ष्म मात्रा में एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम होता है। यह कास्टिक सोडा से क्रिया कर डाई हाइड्रोजन गैस देता है। यह कास्टिक सोडा से क्रिया कर डाई हाइड्रोजन गैस देता है। डाई हाइड्रोजन गैस देता है। यदि एक बार तथा 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि एक बार तथा 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.15 ग्राम एल्युमिनियम अभिक्रिया करेगा। 0.15 ग्राम एल्युमिनियम अभिक्रिया करेगा तो निर्गमित हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा। तो निर्गमित हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा। ये छठवां क्वेश्चन है। तो छठवां क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेशन इसको सॉल्व हम कर रहे हैं। जैसे क्या करा है, नाली साफ करने वाले ड्रेनेक्स में सूक्ष्म मात्रा में एल्युमिनियम होता है। तो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम Al, और यह किससे क्रिया करता है, कास्टिक सोडा से क्रिया करता है। यानी कास्टिक सोडा विलयन से क्रिया करता है। कास्टिक सोडा विलयन, तो कास्टिक सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठोस अवस्था होता है NaOH, तो इसको विलयन में बना लेंगे। H2O से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो यह आपस में क्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। एल्युमिनियम कास्टिक सोडा विलयन से क्रिया करता है तो NaAlO2, इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट देता है। और साथ में यहाँ देखो डाई हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, तो प्लस H2 गैस मुक्त होता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस अगर करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर
2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें 2 से गुणा। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 1 3 है, तो इसमें 2 से गुणा। अब सोडियम 2 हो गया, तो इसमें 2 से गुणा। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 6 हो गया, तो इसमें 3 से गुणा। अब सोडियम एल्युमिनियम 2 हो गया, तो इसमें 2 से गुणा। ये रिएक्शन हो गया, यानी एल्युमिनियम किससे क्रिया करता है, तो कास्टिक सोडा विलयन से क्रिया करके डाई हाइड्रोजन गैस देता है, तो यहाँ पर डाई हाइड्रोजन गैस हो गया। तो जब डाई हाइड्रोजन गैस हो गया तो एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, तो एल्युमिनियम का परमाणु भार होता है 27, अर्थात Al का परमाणु क्रमांक 13, परमाणु भार 27 होता है। कितने एल्युमिनियम है, तो 2, तो 27 गुणे 2 बराबर 2 सत्ते 14 के 4, 2 दूनी 4 1 5, अर्थात 27 दूनी 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर 54 ग्राम एल्युमिनियम हो जाएगा। और कोई भी क्रिया करता है तो गैस प्राप्त होता है। गैसों का NTP पर आयतन कितना होता है, तो 22,400 ml होता है। तो किसी भी गैस का NTP पर आयतन कितना होता है, तो 22,400 ml में, और लीटर में होता है 22.4। यानी किसी पहले चैप्टर में है किसी गैस का NTP पर आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस है, तो इसका आयतन हो गया 22.4 लीटर। और हाइड्रोजन के 3 अणु है, तो 3 से गुणा कर दिए, तो बराबर 3 चौको 12 का 2 1, और 3 दूनी 6 1 7, और 3 दूनी 6 67.2 लीटर हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। कब, जब 54 ग्राम एल्युमिनियम क्रिया करता है तब। तो इसको हम लोग क्या करें, सॉल्व कर लें। तो अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, चूँकि 54 ग्राम एल्युमिनियम का किससे क्रिया, एल्युमिनियम का NaOH से NaOH के क्रिया से प्राप्त NaOH के क्रिया से प्राप्त H2 की मात्रा। तो H2 की मात्रा कितना ग्राम, तो बराबर कितना लीटर, तो 67.2 लीटर। तो कितने ग्राम एल्युमिनियम, 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना ग्राम एल्युमिनियम, तो 0.15 ग्राम एल्युमिनियम अभिक्रिया करेगा तब कितना होगा, तो 0.15 ग्राम का NaOH के अभिक्रिया से प्राप्त H2 की मात्रा, तो 67.2 गुणे 0.3 गुणा कर दें 0.15 बटा कितना 54, तो 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर गुणा कर दिया जाए, तो गुणा इसको कर दिया जाए तो कितना हो सकता है, 3 पचे 15, पहले तो दशमलव समाप्त कर लेंगे, तो दशमलव समाप्त करेंगे तो उसके पहले भाग दे दो, 3 पचे 15 3 पचे 15 0.5, और यहाँ पर 3 करने 3 3 अठे 24, इसका आपस में गुणा कर दोगे। तो इसका जब आपस में गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद इसकी कुछ मात्रा लगभग गुणा करने के बाद प्राप्त होगा, यानी 0.9 लीटर, यानी इसको गुणा करके भाग देंगे तो 0.19 लीटर प्राप्त हो जाएगा। क्या, तो हाइड्रोजन प्राप्त होगा। कितना लीटर, तो 0.19 लीटर लगभग क्या प्राप्त होगा, तो हाइड्रोजन प्राप्त होगा। तो इसका हाइड्रोजन का क्या पूछ रहा है, तो आयतन पूछ रहा है।
तो ये पहला आयतन दिया है V1, तो दूसरा आयतन V2 पूछ रहा है। तो देखो दूसरा आयतन V2 पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्थात क्या क्या दिया है पहले हम उसको पढ़ लें। तो क्या करा है, नाली साफ करने वाले ड्रेनेक्स, शुरू में दाब कितना है, 1 बार दाब है, तो P1 बराबर 1 बार, तो P1 बराबर 1 बार दाब है, और 1 बार दाब पर उसका आयतन कितना आ रहा है, 1 बार दाब पर आयतन आ रहा है 0.19 लीटर, तो V1 बराबर 0.19 लीटर लगभग P1 हो गया, V1 हो गया। अब यहाँ पर यानी कह सकते हैं कि ताप, यहाँ पर ताप दिया है शुरू में नाली साफ करने वाले ड्रेनेक्स, तो ड्रेनेक्स 0 डिग्री सेल्सियस ताप पहले हम लेंगे। तो पहले ताप कितना लेते हैं, तो पहले ताप हम लोग लेते हैं यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप होगा, शुरू में क्रिया करेगा, तो T1 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर 273 केल्विन। अब देखो, अब फिर से नाली साफ करने वाले ड्रेनेक्स में शुष्क मात्रा में एल्युमिनियम यह 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह क्रिया करता है, तो यह कास्टिक सोडा से क्रिया करके डाई हाइड्रोजन गैस देता है। यदि एक बार यानी पहला दाब है 1 बार, तो दूसरा जो दाब P2 होगा वह भी P2 लगभग, दूसरा दाब जो है P2 निकालेंगे, तो P2 का मान कितना होगा, तो P2 का मान कितना होगा, वह लगभग 1 बार दाब के मान के बराबर होगा, अर्थात P2 का भी मान 1 बार होगा। 1 बार दाब पर आयतन कितना होगा, V2 बराबर क्या, अब ताप कितना है, तो 20 डिग्री सेल्सियस, तो T2 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो कितना हो जाएगा, 3 और 0 3, 7 2 9 और 2 293 केल्विन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर P1 और P2 दोनों का दाब एक ही बार रहेगा। आयतन जो है यहाँ V1 इतना है, V2 इतना पूछ रहा है। यह अभिक्रिया 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है, तो T1 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, और 20 डिग्री सेल्सियस पर पूछ रहा है, तो T2 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण से, तो यहाँ पर लिखेंगे आदर्श गैस समीकरण से। तो आदर्श गैस समीकरण किससे होता है, अवस्था परिवर्तन के पदों में। तो अवस्था परिवर्तन के पदों में आदर्श गैस समीकरण का सूत्र होता है P1 V1 अपान T1 इक्वल टू, प्रूफ कराया गया है P2 V2 अपान T2। तो हमको चाहिए यही V2, तो त्रियक गुणा कर दें, तो V2 बराबर देखेंगे, V2 बराबर P1 V1 T2, P1 V1 T2 अब बटा कितना T1 P2, तो T1 इंटू P2, मान को पुट करें, तो मान को पुट करेंगे तो P1 का मान है 1 बार, तो 1, अब V1 का मान है 0.19, तो 0.19, और T2 का मान है 293 केल्विन, तो 293 केल्विन, और T1 का मान है 273 केल्विन, 273 केल्विन। अब P2 का भी मान 1 बार है, तो यहाँ पर 1 बार, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो V2 बराबर यानी इसका गुणा करेंगे, तो अब यहाँ पर 293 में 0.19 से गुणा कर दें, 29 27 के साथ 2, 9 81, 82 1 83 के 3 8, और 9 दूनी 18, 18 और 8, 18 और 8 26, तो 26 हो गया, 1 3 3, 1 9 9, 1 2 2, तो इतना हो गया। अब यहाँ पर 7 6 9 6 15 का 5, और 2 2 4 1 5,
2 अंक बाद दशमलव, तो कितना हो गया, अर्थात गुणा करने पर लगभग 55.67 हो जा रहा है। तो 55.67 अब भागा 273, तो जब भाग दे देंगे तो यहाँ पर आयतन की वैल्यू निकल जाएगी। तो आयतन की वैल्यू निकलेगी और जो आएगा वह लगभग दशमलव में डॉट 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 उतना लीटर प्राप्त हो जाता है। तो यह एनसीईआरटी क्वेश्चन का 6वां क्वेश्चन था। तो ये 6ठा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस केवल रिएक्शन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में बना करके सॉल्व कर लेना है। अब 6वां के बाद क्वेश्चन संख्या 7 देखेंगे। 7वां करा यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर 9 डेसीमीटर क्यूब, यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर 9 डेसीमीटर क्यूब धारिता वाले फ्लास्क में धारिता वाले फ्लास्क में 3.2 ग्राम मीथेन, 3.2 ग्राम CH4 मीथेन तथा 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो इसका दाब क्या होगा, तो इसका दाब क्या होगा। देखो आदर्श गैस समीकरण पर यह भी न्यूमेरिकल लग जाएगा। तो 7वां क्वेश्चन कैलकुलेशन इसको सॉल्व कर रहे हैं। करा है कि यानी 27 डिग्री सेल्सियस ताप है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप है, तो T का मान जो है 27 है। तो T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर कितना हो गया, 300 केल्विन ताप पर धारिता 9 डेसीमीटर क्यूब क्या है, इसकी धारिता है। तो धारिता को किससे लिखते हैं, धारिता आयतन है, तो आयतन V बराबर 9 डेसीमीटर क्यूब हो गया। फ्लास्क में 3.2 ग्राम मीथेन, 4.4 ग्राम CO2 है। तो ये दोनों गैस मिला है, तो इस दोनों गैसों का कुल मोल निकाल लें। तो कुल मोल निकाल लें, तो मिश्रण का कुल मोल, तो यहाँ पर मिश्रण क्योंकि दो गैसें मिली हैं तो मिश्रण का कुल मोल, तो कुल मोल N बराबर किसका, तो CH4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो CH4 का भार बटा अणु भार किसका अणु भार, तो CH4 भार बटा अणु भार किसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो भार देखो इसका भार है 3.2 ग्राम मीथेन। अब मीथेन का अणु भार कितना होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 14, तो 2 4, तो 12 4 16, अब प्लस इसका भार है 4.4 और CO2 का अणु भार होता है 44, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 16 दूनी 32 अर्थात 0.2 और यहाँ पर इसको भाग दे देंगे, यानी इसको दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ करके दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो लगभग 3.2
मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी दोनों को सॉल्व करने के बाद कुल मोलों की संख्या, तो यहाँ पर कुल मोलों की संख्या लगभग 0.3 मोल हो जाएगी। 0.3 मोल, 0.3 मोल। अब देखो R और T आदर्श गैस समीकरण से, तो लिखेंगे आदर्श गैस समीकरण से। तो आदर्श गैस समीकरण होता है PV=NRT। तो मिश्रण का दाब क्या होगा? तो ये दाब हमें निकालना है, यानी P बराबर क्या, P बराबर क्या। तो दाब P की वैल्यू हमें निकालना है, तो है V का इसमें भाग दे देंगे, तो P=NRT अब बटा कितना हो जाएगा V। N मिश्रण का कुल मोल 0.3 और R डेसीमीटर क्यूब, तो डेसीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर निकाल दिया गया है। तो डेसीमीटर क्यूब को हम इसको बदल भी सकते हैं या इसी को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगर सॉल्व कर दें तो डेसीमीटर क्यूब को पहले बदल लेंगे आयतन को, तो आयतन अगर डेसीमीटर क्यूब में न बदलें तो इसको पास्कल में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस पर लगाएंगे तो R की जो वैल्यू होती है वह CGS पद्धति में MKS पद्धति में पास्कल में जब आएंगे तो इसका मान होता है R की वैल्यू 8.314 × 10⁻3, 8.314 × 10⁻3 पास्कल PA। देखो उस तरह R की वैल्यू होती है लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति केल्विन मोल में 0.0821, लेकिन आयतन यहाँ पर लीटर में रहता था, तब यहाँ पर आयतन डेसीमीटर क्यूब में हो गया। तो R की वैल्यू पास्कल में लेंगे, क्योंकि दाब या पास्कल में लेंगे तो इसका R बराबर 8.314 × 10⁻3 पास्कल। तो इतना R की वैल्यू 8.314 × 10⁻3 पास्कल और T की वैल्यू 300 केल्विन है। अब बटा V का आयतन है 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो डॉट डॉट डॉट, यानी इसका मान आंसर आ सकता है। तो इसका आंसर किस में, दाब का मात्रक पास्कल है, तो आंसर किस में आएगा, पास्कल में आपका आ जाएगा। अगर इस यही लीटर में रहता है तो यहाँ पर वायुमंडल आंसर आता है। तो ये आपका किस में हो गया, ये क्वेश्चन संख्या 7 हो गया। अब क्वेश्चन संख्या 8 देखेंगे। सत्ताईस डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर के फ्लास्क में, करा क्वेश्चन संख्या 8। 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर के फ्लास्क में, 1 लीटर के फ्लास्क में 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर के फ्लास्क में 0.7 बार पर 7 बार पर 2 लीटर डाई ऑक्सीजन, 2 लीटर डाई ऑक्सीजन का मतलब O2, 2 लीटर डाई ऑक्सीजन तथा 0.8 बार दाब पर तथा 0.8 बार दाब पर 0.5 लीटर डाई हाइड्रोजन भरी जाती है। 0.5 लीटर डाई हाइड्रोजन का मतलब
H2 भरी जाती है। तो भरी जाती है, भरी जाती है तो गैसीय मिश्रण का दाब क्या होगा? तो गैसीय मिश्रण का, तो गैसीय मिश्रण का दाब क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 7 अभी जस्ट बताए हैं उसी पर यह क्वेश्चन है। इसमें दो गैस है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। गैसीय मिश्रण है, अब मिश्रण का दाब यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो माना यानी H2 और O2 गैस के आंशिक दाब P1 और P2 है। तो माना पहला गैस क्या है? O2 और दूसरा गैस क्या है? H2। तो O2 व H2 गैस के आंशिक दाब, तो आंशिक दाब P1 व P2 है। तो P1 और P2 है, तो माना O2 और H2 गैस के आंशिक दाब कितना है? P1 और P2 है। तो P1 और P2 है, तो हाइड्रोजन गैस दोनों के लिए अलग अलग निकाल लो। तो H2 हाइड्रोजन गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए ये देखो ये दाब है और ये ताप है। 27 डिग्री सेल्सियस ताप दोनों नियत है, तो नियत है तो बायल का नियम लगेगा। तो बायल का नियम ये P1 और ये V1 है। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए है, तो हाइड्रोजन के लिए नीचे है 0.8 बार दाब है और लीटर है, आयतन है इतना है। तो गैसीय मिश्रण का दाब हमें निकालना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बायल के नियम से, हाइड्रोजन गैस के लिए यहाँ पर किसके नियम से? बायल के नियमानुसार। क्यों बायल का नियम लगा रहे हैं बाबू? तो इसका मुख्य रीजन ये है कि ऑक्सीजन गैस के लिए भी ताप 27 है और हाइड्रोजन गैस के लिए भी ताप 27 है। अर्थात दोनों गैसों के लिए ताप क्या है? नियत है। और जिसमें ताप नियत होता है उस न्यूमेरिकल को किससे लगाते हैं? बायल के नियम से। अब बायल के नियम का फार्मूला होता है P1 V1 = P2 V2। अब P1 की वैल्यू देखो, P1 की वैल्यू कितनी है? तो P1 की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है? 0। ये हाइड्रोजन के लिए 0.8 बार दाब पर इतना लीटर हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का दाब है 0.8 लीटर। तो 0.8 लीटर हाइड्रोजन का दाब है और आयतन कितना लीटर प्राप्त हो रहा है? तो 0.5 लीटर। तो द्वितीय अवस्था में दाब कितना होगा? P2, यानी हाइड्रोजन का दाब कितना है? P2। तो P2 गुणे यहाँ पर कितना है? V2। तो मिश्रण को कितने लीटर के पात्र में? 1 लीटर के फ्लास्क में यहाँ भरा गया है। तो अंतिम आयतन V2 का मान 1 लीटर। तो P2 बराबर कितना हो जाएगा? 8×5 = 40, 8×5 = 40 अर्थात 0.4 बार। 0 कितना हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा। ये किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। अब किसके लिए? O2 ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे O2 के लिए, O2 के लिए। तो इसमें भी ताप नियत है, तो लिखेंगे बायल के नियमानुसार। तो बायल के नियमानुसार क्या होता है? तो P1 V1 = P2 V2। तो हमको P1 का मान देखो ऑक्सीजन के लिए अब कितना दाब है? 0.7 बार दाब। तो P1 का मान 0.7 बार है और आयतन कितना है? तो 2 लीटर। तो यहाँ पर 2 लीटर। अब P2 का मान निकालना है। अब V2 का मान आयतन 1 लीटर, तो 1। तो P2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 1.4 बार।
अब कह रहा है गैसीय मिश्रण का दाब क्या होगा, तो नीचे लिखेंगे अतः गैसीय मिश्रण का दाब, अतः गैसीय मिश्रण का कुल दाब। तो गैसीय मिश्रण का कुल दाब के लिए दोनों दाब को जोड़ दो, यानी हाइड्रोजन का दाब और प्लस ऑक्सीजन का दाब दोनों को जोड़ दो। तो हाइड्रोजन का दाब देखो यहाँ पर है 0.4, तो 0.4 और प्लस ऑक्सीजन का दाब कितना है 1.4, तो 1.4 अर्थात P बराबर 448 1.8 बार आंसर। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन संख्या 5, 6, 7 और 8, ये 4 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन 9वां। क्वेश्चन संख्या 9 क्या करा है, यह 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा यदि 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 2 बार दाब पर एक गैस का घनत्व, 2 बार दाब पर एक गैस का घनत्व, दाब पर एक गैस का घनत्व 5.46 ग्राम डेसीमीटर क्यूब, 5.46 ग्राम डेसीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति dm पर -3 है। तो STP पर इसका घनत्व क्या होगा, तो STP पर इसका घनत्व क्या होगा, तो घनत्व क्या होगा, देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब, तो मानक ताप दाब है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, उसी से सॉल्व इसको कर देना है। तो सॉल्व करना है तो कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस ताप है, तो 27 डिग्री सेल्सियस ताप है, तो यहाँ पर T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर 300 केल्विन ताप हो गया। 2 बार दाब पर, दाब का मान 2 बार दिया है, तो P1 बराबर 2 बार दाब पर घनत्व, घनत्व को किसे लिखते हैं D से, D1 बराबर 5.46 ग्राम प्रति dm पर -3 है। तो इस गैस का STP पर घनत्व बताओ, तो पहला घनत्व दिया है, दूसरा घनत्व पूछ रहा है, तो D2 बराबर क्या। अब देखो वी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो किसी भी गैस का STP या NTP पर टेम्परेचर हमेशा दूसरा ताप फिक्स होता है 273 केल्विन, और दाब का मान P2 भी फिक्स होता है कि वह 1 बार ही होता है। किस पर,
NTP पर या STP पर किसी गैस का ताप 273 केल्विन होता है और बार जो है दाब जो होता है 1 बार भी हो सकता है। ठीक है, आपका कह सकते हैं कि वायुमंडल में 1 वायुमंडल हो सकता है या यानी कह सकते हैं कि इतना हो सकता है या 760 मिलीमीटर हो सकता है या 76 सेंटीमीटर हो सकता है। NTP या STP पर दाब 1 बार हो सकता है या 1 ATM हो सकता है या 760 हो सकता है या 76 हो सकता है। यह मात्रक पर निर्भर करता है। अगर पहला बार में है तो दूसरा P2 1 बार होगा। अगर पहला ATM में है तो दूसरा P2 का मान 1 ATM। अगर मिलीमीटर में रहेगा तो P2 का मान 760 मिलीमीटर। अगर यही P1 सेंटीमीटर में रहता तो P2 76 सेंटीमीटर होता है। ये फिक्स होता है ऑलरेडी। तो अब यहाँ देखो P2 का मान हो गया कितना, 1 बार। अब यहाँ देखो आदर्श गैस समीकरण से लिखेंगे, आदर्श गैस समीकरण से क्या होता है, तो PV इक्वल टू NRT, चाहे PV इक्वल टू W/m/RT, ये पहले बता चुके हैं। अब M को आगे कर दो, V का भाग दे दो, तो P इक्वल टू W/V इंटू RT/m। चूँकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो W/V के जगह पर D लिख सकते हैं घनत्व। तो P इक्वल टू DRT/m, तो ये आपका फार्मूला हो गया। या D बराबर PM, तो D बराबर कितना हो जाएगा, PM/RT। तो D बराबर कितना हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा PM/RT। तो D बराबर PM/RT। अब इसी फार्मूले से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो M को ऊपर कर दो, M बराबर DRT/P, M बराबर DRT/P, तो DRT/P हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न दशाओं में आणविक द्रव्यमान तापक्रम और दाब के साथ नहीं बदलता है। तो कह सकते हैं कि तापक्रम और दाब के साथ आणविक द्रव्यमान यम नहीं बदलता है। तो आणविक द्रव्यमान यानी क्या कहेंगे, ताप तथा दाब के साथ आणविक द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः पहले अवस्था में ये, दूसरे अवस्था में इसी को मान लेंगे। अतः यानी D1 RT1 बटा P1 हो जाएगा, और दूसरी अवस्था में D2 RT2 बाई P2। अब वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें। R का दोनों का मान बराबर रहेगा तो ये कट जाएगा, और D1 का मान है 5.46 और T1 की वैल्यू है 300, तो 300। अब P1 की वैल्यू है, P1 की वैल्यू 2 बार है, P1 की वैल्यू 2 बार है, और D2 की वैल्यू है निकालना है।
और T2 की वैल्यू है 273 केल्विन। तो 273 केल्विन और P2 की वैल्यू है 1 बार, तो 1 बार हो जाएगा। अब D2 बराबर आपका हो जाएगा, त्रिया गुणा कर दिया जाए तो ये 150 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 150 बार में कट जाएगा तो D2 बराबर 5.46 गुणे 150 और इसका नीचे कर दे बटा 273। तो ये D2 की वैल्यू किस में हो जाएगा, घनत्व। तो घनत्व किस में हो जाएगा, ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब। यानी इतना आपका सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए मात्र इतना ही, धन्यवाद।